हेलो गाइस, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। सो आज एक बार फिर काफ़ी दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ हेल्थ इशू थे, जिसके कारण हमारी वीडियो जो है रेगुलर अपडेट नहीं हो पाई है, अपलोड नहीं हो पाई है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम जो है खुद को भी देना चाहिए, खुद की हेल्थ को भी देना चाहिए, ताकि एक आप नए स्टार्टअप के साथ, एक नए चेंज के साथ अपनी जर्नी फिर से शुरू कर सकें। चलिए आज हम बात करते हैं हमारा जो अधूरा काम रह गया था। हमारा अधूरा काम क्या था? जो हमने डाययूरेटिक की क्लासिफिकेशन कंप्लीट की थी, हमें उसका देखना है आज फार्माकोलॉजी पार्ट। फार्माकोलॉजी में आज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हाल फिलहाल आई हुई हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो बता देती हूँ। कि जैसा कि चल ही रहा है कि डिप्लोमा के फॉर्म भरा रहे हैं, एग्ज़ाम्स फॉर्म कॉलेजेस में, तो वो न्यूज़ भी आई हुई है। और 7 तारीख जो है, 15 जुलाई जो है लास्ट डेट है डिप्लोमा वालों की एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम फॉर्म की। तो आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिएगा। और प्रमोशन का तो है ही कि सबको प्रमोशन मिलना है। जो फर्स्ट ईयर है डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एंटर कर चुका है, इस तरीके से। तो एंड इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ है, वो है कि जो आपके एमपी फार्मासिस्ट की मैंने आपको बताया था कि डेट जो है, एक डेट वहाँ पे जो है पोर्टल पे अनाउंस कर दी गई है, जो कि आपको बताया जा रहा है कि मे बी ये अगस्त तक हो सकता है एग्ज़ाम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जिन्हें नहीं पता है वो लोग एक बार फिर से ये चीज़ ध्यान दें कि एमपी जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, जो व्यापम कंडक्ट कराता है, वो अगस्त में उसकी डेट आ चुकी है कि एग्ज़ाम अगस्त में हो सकता है। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई फॉर्म नहीं आया है, सिर्फ जो है गवर्नमेंट पोर्टल पे डेट अनाउंस की गई है। आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, कोई कुछ कह नहीं सकता है इस चीज़ में, क्योंकि सब कुछ डिपेंड है कोरोना पे। कोरोना की जो हाल फिलहाल की सिचुएशंस चल रही हैं, अगर उस टाइम भी कोरोना जो है प्रिवेंट नहीं किया गया और केसेस अगर लगातार बढ़ते रहे, तो हो सकता है ये डेट और एक्सटेंड करके जो है अक्टूबर एंड नवंबर में आ जाए। तो अब इस साल कम से कम गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम की एक डेट बताई है, क्योंकि ये लास्ट जो एग्ज़ाम था एमपी फार्मासिस्ट का, वो 2017 में आया था। उसके बाद कोई भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जो है एमपी से व्यापम जो साइड है उसके थ्रू कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया है। तो काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, नए पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को इस जो वैकेंसी है, काफ़ी इंतज़ार है इस वैकेंसी का। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि राजस्थान फार्मासिस्ट, जी हाँ, राजस्थान फार्मासिस्ट जो 2018 में वैकेंसीज आई थी, उसका जो है अनाउंस हो गई है डेट, क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके थे, एग्ज़ाम डेट आ चुकी थी। क्योंकि 2018 से लगभग इसका दो बार फॉर्म की डेट आई है, 2 बार एग्ज़ाम फॉर्म जो है खुले हैं, वापस रीओपन हुए हैं। लोगों ने काफ़ी भरा हुआ है, कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 लोगों ने तो फॉर्म भरे हैं, जहाँ तक कि हमने न्यूज़ अब तक जो अपडेट हुई है। एटलीस्ट 20,000 फॉर्म भरे गए हैं और 1700 वैकेंसीज़ हैं, 1700 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई हैं, बोनस, नॉन बोनस, फिर एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी डेट आ चुकी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब कोरोना के पहले मार्च में इसका एग्ज़ाम होना था, मार्च में, अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होना था 19 अप्रैल को, बट इसको कैंसिल कर दिया गया था कोरोना के कारण, कोविड-19 की सिचुएशंस के कारण। अब इसकी जो डेट है फिर से एक बार अनाउंस हुई है, जो कि है अक्टूबर में। अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो काफ़ी जो है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है राजस्थान फार्मासिस्ट का, वो लोग तैयारी शुरू कर दें। राजस्थान का जीके पोर्शन और एमपी जो फार्मेसी का पोर्शन है, वो आप लोग तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी कम टाइम रह गया है। देखा जाए तो सिर्फ जुलाई, अगस्त, अक्टूबर में तो एग्ज़ाम ही है इसका। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी है। काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं रहता है ये एग्ज़ाम, बहुत ही सिंपल रहता है। बस ये है कि कुछ क्वेश्चंस अधिकतर लोगों के वही गलत होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है पेपर पैटर्न पे। जो पेपर पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो
2018 में ही आ चुका था। तो जिनने सिलेबस नहीं है, जिनके पास, जिनको नहीं पता है कि कैसे तैयारी करें, जो पहली बार फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग राजस्थान फार्मासिस्ट की जो सीरीज़ है वो शुरू कर दी है हमने। ऑलरेडी 4 वीडियो अपडेट है राजस्थान फार्मासिस्ट की सीरीज़ में। आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो हमारी जो वेबसाइट है शिक्षा फार्मेसी की, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे राजस्थान फार्मासिस्ट की सीरीज़ डली हुई है। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, साथ ही आपको सिलेबस बताया जाएगा सबसे पहले। इसके अलावा जो जो आपको स्टडी उसमें करनी है, टॉपिक वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। सब कुछ एग्जाम के पहले आपको करा दिया जाएगा, ताकि कोई भी पोर्शन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं आपका छूटे ना। और अगर आप चाहें तो जीके की जो प्रिपरेशन है, करेंट अफेयर हमारे यहाँ अलग से पढ़ाया जाता है। शिक्षा IQ, स्टडी IQ करके हमारा ही चैनल है, वहाँ पे करेंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप राजस्थान का जीके पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल्ड से जब सिलेबस डिस्कस करूँगी तो वहाँ पे आपको बुक्स वगैरह भी बता दूंगी, जहाँ से आप राजस्थान जीके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट गूगल पे डालिए राजस्थान जीके, तो पूरा जो है निकल के आ जाएगा। टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो कि है फार्माकोलॉजी ऑफ डाययूरेटिक। तो फार्माकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डाययूरेटिक्स होते क्या हैं। अब देखिए, डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, और इनको वाटर पिल्स भी बोला जाता है, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। डाययूरेटिक्स ऑल्सो कॉल्ड वाटर पिल्स आर मेडिकेशंस डिजाइन टू इंक्रीज, किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। किसका अमाउंट इंक्रीज करता है, वाटर एंड सॉल्ट का, ठीक है, सोडियम का। एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन, बॉडी के बाहर करता है किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। अब दे आर ऑफ्टन प्रिस्क्राइब्ड टू हेल्प ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। अब क्या बोल रहा है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है। जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है ना, हाई बीपी रहता है, उसको ट्रीट करता है, ये डाययूरेटिक ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अदर कंडीशंस में भी यूज़ किए जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, डाययूरेटिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन तो करते ही हैं, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट तो करते ही हैं, साथ ही ये यूज़ होते हैं एडेमा में, CHF में। CHF का फुल फॉर्म होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके अलावा यूज़ किए जाते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में यूज़ किए जाते हैं। अगर इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा, आपके थ्योरी एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो ये आप डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखी है, दोनों डेफिनेशन लिखिए, लॉन्ग भी लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखिए। दीज ड्रग आर प्रमोटिंग लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन, ठीक है, क्या प्रमोट करता है, लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो हो गई थ्योरी आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग। आपको अगर वहाँ पे आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, आपके जीपेट में या फिर आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो यही बोलेगा कि क्या करता है, वर्क क्या होता है। वाटर एंड सोडियम आपका सिमिलर रहेगा, यूरिन के थ्रू पास करता है उसको, वाटर एंड सोडियम को एक्सपेल्ड करता है बॉडी के बाहर, बट क्या करता है, लॉस करता है या फिर जो है इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे वो जो है कंफ्यूज करता है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसका अमाउंट इंक्रीज करता है, वाटर एंड सॉल्ट का, ठीक है, और उसको बॉडी के बाहर करता है। ये क्या करता है, वाटर जो रहता है, सॉल्ट जो रहता है वाटर में ऐड होके जो है ब्लड के साथ जो है एक आप कह सकते हो कि ब्लड में जाके जो है बीपी को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इसी चीज़ को ये बोल रहा है कि बॉडी के यूरिन के थ्रू हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं सोडियम को, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाए और कंडीशन जो है नॉर्मल हो जाए। अब डाययूरेटिक का एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे। अब देखिए, एक चीज़ रहती है डाययूरेटिक में जो कि पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये साइट्स वगैरह समझ में आएंगी। तो हमने ये लेक्चर पहले ही APHE में कंप्लीट करा दिया गया है फार्माकोलॉजी का। यूरिनरी सिस्टम जिसने नहीं देखा है APHE का सेशन, APHE में वीडियो डली हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, APHE का प्लेलिस्ट निकालिएगा, वहाँ पे यूरिनरी सिस्टम करके लिखा हुआ है। वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको यूरिनरी सिस्टम में पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम,
कौन कौन से उसके जो 4 साइड होते हैं, उन 4 साइड के नाम क्या होते हैं, कौन सी चैनल कहाँ काम करते हैं, कहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, कितना परसेंट होता है, सब कुछ वहाँ पे कवर करा दिया गया है। इसलिए हमने यहाँ पे वापस से उसको जो है रिपीट नहीं करा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हमने वहाँ पे पीएचई के सेशन में आपको फार्माकोलॉजी का भी जो है पार्ट कंप्लीट करा दिया था नेफ्रॉन का, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और उसके बाद आप ये वीडियो, और अगर आपको मिल रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी जाके डायरेक्टली वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि साइड कौन सी साइड की यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ, और कौन से 4 जो है पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, और किसका रीअब्जॉर्प्शन, कौन से चैनल कहाँ काम करते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डाययूरेटिक एंड देयर साइट ऑफ एक्शन, मतलब जो डाययूरेटिक्स ड्रग रहते हैं उनको हम कौन सी साइड पे, टोटल देखो 4 साइड होती हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ साइड है, तो यहाँ पे डाययूरेटिक कौन सा डाययूरेटिक, अब हमने क्लासिफिकेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था डाययूरेटिक में टोटल कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल लूप डाययूरेटिक, जिसको हाई सीलिंग भी बोला गया था, थायाजाइड हो गए आपके, इसके बाद मैंने आपको बताया था पोटेशियम स्पेरिंग बताया था, तो ये ऑस्मेटिक डाययूरेटिक्स बताया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स बताया था, एंटी डाययूरेटिक ड्रग्स भी बताई थी मैंने आपको नीचे। तो ये सारी आपको कहाँ कौन ड्रग वर्क करेगी, कहाँ कौन से इनिबिटर वर्क करेंगे, ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है टेबल के थ्रू, छोटी सी टेबल है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना यहीं से बनेगा, इसी टेबल से, तो अच्छे से देखना इसमें कौन सा चैनल काम करेगा, ये मैं आपको बताऊंगी, आपको नोट करना है। मैंने आगे जो इसका मैंने आगे इसको बताया भी हुआ है कि किसको इनिबिट करेगा, कौन सा चैनल काम करेगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट या एंटी ट्रांसपोर्ट काम करेगा, सब कुछ मैंने बताया है। अगर आप यहाँ पे भी लिखना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डाययूरेटिक है, तो टोटल इसमें जो ड्रग्स रहती हैं, जो कैटेगरीज रहती हैं, उनको मैं आपको बताती हूँ कौन सी कैटेगरी कहाँ काम करती है। जो साइड फर्स्ट रहती है, ठीक है, साइड फर्स्ट पे जो काम आपका डाययूरेटिक काम करता है वो रहता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर और ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। कौन से? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर एंड ऑस्मेटिक डाययूरेटिक। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ काम करते हैं? दोनों ही ये काम करते हैं साइड फर्स्ट पर, ठीक है। अब कैसे याद करोगे? पहली बार, ठीक है, पहली बार जब हम कार लेते हैं ना तो ऑसम कार लेते हैं, ठीक है। हर कोई जब पहली बार कार लेता है तो यही सोचता है कि मैं सबसे अच्छी कार लूं, मेरी कार सबसे अच्छी हो, क्योंकि वो पहली बार जो अलग एक रहता है इंप्रेशन, एक अच्छा लुक आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि फर्स्ट बार जो आप कार लेते हो वो ऑसम होती है। तो फर्स्ट यानी साइड फर्स्ट पे कौन सी ड्रग एक्ट करेगी? कार यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, एंड ऑसम लेते हो तो ऑस्मेटिक डाययूरेटिक। इसके अलावा कोई कैटेगरी यहाँ पे है नहीं ऑसम से, तो यहाँ पे ऑस्मेटिक डाययूरेटिक हो गया आपका फर्स्ट साइड पे। अब सेकंड में आपको बताती हूँ कि सेकंड जो होते हैं सेकंड साइड पे एक्ट करते हैं लूप डाययूरेटिक, जिनको हाई सीलिंग डाययूरेटिक भी बोला जाता है, ठीक है। मैंने आपको कैटेगरी में बताया था, इसमें फ्यूरेसामाइड, टोरेसामाइड, ब्यूमेटानाइट, ये सारी ड्रग आती है इसमें, ठीक है। तो लूप डाययूरेटिक यूज करते हैं सेकंड में। अब याद रखना सेकंड क्लास में कौन थी? सेकंड क्लास में लूप नाम की लड़की पढ़ती थी। कौन पढ़ती थी? लूप नाम की लड़की पढ़ती थी। तो ये याद रखना, फर्स्ट में क्या था? हमने ऑसम कार ली थी फर्स्ट बार। सेकंड क्लास में लूप नाम की लड़की पढ़ती थी, लूप डाययूरेटिक। थर्ड में आपको बताती हूँ थायाजाइड डाययूरेटिक। जी हाँ, थायाजाइड डाययूरेटिक याद रखना। तीसरी बार, थर्ड टाइम हम कहाँ गए थे? थाईलैंड गए थे। कहाँ गए थे? थाईलैंड गए थे, यानी थायाजाइड डाययूरेटिक, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। एंड चौथी जो साइड होती है, फोर्थ जो साइड होती है, उस पे काम करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक। जी हाँ, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक। अब ये मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है। अब देखो, फर्स्ट याद हो गया, फर्स्ट बार ऑसम कार ली थी। सेकंड क्लास में लूप नाम की लड़की पढ़ती थी। थर्ड बार में जो थर्ड बार हम कहाँ गए थे? तीसरी बार हम थाईलैंड गए थे, यानी थायाजाइड हो गया। इसके अलावा देखो, चौथी बार में कुछ याद करने की, ट्रिक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 की तो ट्रिक ऑलरेडी हमने बना ली। तो चौथी जो साइड है वहां पे आपका पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक ही आएगा। और अगर ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि फोर्थ क्लास में हमने क्या करा? हमने पोटेशियम एक्सपेरिमेंट किया, पोटेशियम से एक्सपेरिमेंट किया। फोर्थ क्लास में हमने पोटेशियम से एक्सपेरिमेंट किया, तो पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक यहाँ पे आ गए। या फिर हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमने स्पेयर पार्ट लगाए, ठीक है, स्पेयर पार्ट लगाए, तो स्पेयरिंग और
पार्ट से आ जाएगा पोटेशियम, तो पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक आपने 4th क्लास में जो है यूज करे थे। अब यहाँ पे देखो साइड 4th पे ये हो गए सारे एक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, कौन सी जगह कौन सा जो है इनिबिटर्स काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट काम करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। They are non-competitive reversible inhibitor of the enzyme कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है क्योंकि ये लाइन ऐसी की ऐसी जो है आपके पेपर में आती है। ये पूछा जाता है बेसिकली कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर जो हैं वो किस टाइप के इनिबिटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो को आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिटर, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिटर, फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनिबिटर एंड कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनिबिटर। तो अगर इस टाइप से अगर आपको पूछा जाएगा ना तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शंस को लेके। यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है कि ये जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव है और रिवर्सिबल है, ठीक है। रिवर्सिबल ये वर्ड अच्छे से याद रखना है आपको। इसके बाद किसके लिए काम करते हैं इनिबिटर ऑफ द एंजाइम, कौन सा एंजाइम के लिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के लिए। और ये क्या ब्लॉक करते हैं, they block sodium channel carbonic anhydrase, ठीक है, which is responsible for reabsorption of sodium and bicarbonate process। अब ये किसको ब्लॉक करते हैं और किस तरीके से ब्लॉक करते हैं। तो जो सोडियम चैनल कार्बोनिक एनहाइड्रेस होते हैं ना, वो सोडियम चैनल क्या करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है उसके थ्रू जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, जो कि रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं ताकि सोडियम एंड बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सके। अब हम बात करते हैं शॉर्टली कि यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस के यूजेस क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या हैं। जो मेन जो अपना जो है मटेरियल है, कंटेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, तो यहाँ पे देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया यहाँ पे। ये इनिबिट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस को। किस टाइप के होते हैं मैंने आपको बताया ना, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिटर। अब यूजेस काय में किया जाता है, तो जीएम आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, क्या कर रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या कर रहा है गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एम से क्या आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड जी से आएगा ग्लूकोमा, ठीक है, या तो महात्मा गांधी का लो या गुड मॉर्निंग कैसे भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्लूकोमा एंड ग्लाइकोमा एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है इसका यूजेस है, ये यूज किया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस में। इसके अलावा इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये सिस्टमिक एसिडोसिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है, सिस्टमिक एसिडोसिस, ठीक है। इसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स वगैरह, एंडासिस वगैरह ये सब दे सकते हैं एसिडोसिस में। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो है कौन से अब नेक्स्ट हमने पहला जो ड्रग था, जो हमारा क्लासिफिकेशन था उसमें से हमने ड्रग पढ़ लिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। हम बात करते हैं लूप डायरेटिक की, जिनको बोला जाता है हाई सीलिंग डायरेटिक। ये किस साइड पे एक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था। लूप कौन सी क्लास में थी, सेकंड क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड जो साइड होती है उस पर ये वर्क करते हैं। अब यहाँ पे नेफ्रॉन के सेकंड साइड पे, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये इनिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को। किसको इनिबिट करते हैं, सोडियम क्लोराइड टू सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को। ये चीज़ अच्छे से याद रखना, ये काफ़ी जो है क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी बार आया हुआ है। और ऐसे कैसे आता है, किसको इनिबिट करते हैं, चैनल का ही नाम पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब अगर ऑप्शन सिमिलर आ गया ना आपको, अगर उसने सिमिलर ही करा, जैसे सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड सिमिलर है, तो वो कहाँ चेंज करेगा, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या को ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज़ याद रखना ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट क्या होता है, ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर में जो है बताऊंगी। जब हम रिसेप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह का क्लियर करा देंगे। इसके बाद इसका यूजेस देखिए, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, तो CHEL, ठीक है, CHEL, ठीक है। तो यहाँ पे CHEL में ये यूज़ किया जाता है, शायद मेरे ख्याल से बिजली विभाग का जो एक कह सकते हैं साइट रहती है, संस्थान रहता है, उसको बोलते हैं CHEL, ठीक है। तो यहाँ पे C का मतलब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कहाँ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके बाद आता है हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए, यानी कि जो हाई बीपी है उसको कम करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी हाइपरटेंशन में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एडेमा में यूज़ कर रहे हैं। एंड लास्ट इज LVF। LVF का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। क्या होता है, ये एक फॉर्म होता है हार्ट फेलियर का ही, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, जो प्रेशर रहता है
वो आर्टरीज एंड पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरीज जो रहती है वहाँ पे वो प्रेशर जो है रन करता है, जिस वजह से बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ने के बाद ये चांसेस रहते हैं कि इस टाइप का जो है हार्ट फेलियर हो, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर बोला जाता है। ये हार्ट अटैक का ही एक फॉर्म होता है। अब बात करते हैं आगे साइड इफेक्ट की, ठीक है। कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है और इम्पॉर्टेंट भी है, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाता है। कैसे देता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल आप ये देखिए कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले क्या है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया ये वर्ड पे ध्यान देना है। हाइपर और हाइपो जहाँ जहाँ आएगा आपको थोड़ा सा जो है अलर्ट होके बैठना है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा है। अगर आपने हाइपो की जगह हाइपर कर दिया ना, क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, इसलिए अच्छे से देखिएगा। हाइपोनेट्रीमिया यानी एक्यूट सलाइन लॉस होता है, इसका मतलब नेट्रीमिया का मतलब होता है एक्यूट सलाइन लॉस। अब यहाँ पे हाइपोकैलेमिया, ठीक है। कैलेमिया यहाँ पे कौन सा लॉस हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम का लॉस नहीं होता है, यहाँ पोटेशियम का लॉस होता है, ठीक है। तो हाइपो बोल रहा है ना, देखो हाइपो यानी होता है कम, हाइपर यानी क्या होता है ज़्यादा। जब हम हाइपर हो जाते हैं, ऐसे नहीं बोलते अरे तुम ज़्यादा हाइपर मत हो, तो इसी टाइप से हाइपर यानी बहुत ज़्यादा आप जब लाउड वॉइस में बात करते हैं उसको बोला जाता है। यहाँ पे हाइपो का मीन्स है कम और हाइपर का मीन्स होता है ज़्यादा। तो हाइपो यानी कि एक्यूट सलाइन लॉस, लॉस यानी कमी आ रही है, सलाइन लॉस हो रहा है, ठीक है। और हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम की भी कमी हो रही है। इसके बाद क्या क्या बढ़ रहा है, ये दोनों तो कम हो रहा है, बढ़ क्या रहा है यहाँ पे देखो, हाइपरग्लाइसेमिया यानी जो ग्लूकोज का लेवल है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद हाइपर यूरिसेमिया, यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ रहा है। इसके बाद हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑटोटॉक्सिसिटी कौन सी ड्रग से होती है। अब आपको यहाँ पे याद होगा लूप डायरेटिक में मैंने क्लासिफिकेशन डायरेटिक का जब पढ़ाया था, वहाँ पे सारी ही ड्रग बताई थी। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि लूप डायरेटिक में जो सबसे लास्ट की ड्रग है, फर्स्ट क्या है, फ्यूरेसामाइड, टोरेसामाइड, व्यूमेटानाइड। इसके बाद जो एक ड्रग आती है वो है इथाक्रेनिक एसिड, जो क्लासिफिकेशन में नहीं दी थी, मैंने आपको अलग से नोट कराई थी। तो क्या देखना है आपको यहाँ पे, जो ऑटोटॉक्सिसिटी होता है ना, वो मेनली किसका साइड इफेक्ट है, ठीक है, किसका साइड इफेक्ट है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो, इसको नोट कर लो चाहे तो कहीं। ओटोटॉक्सिसिटी होता है इथाक्राइनिक एसिड की साइड इफेक्ट। क्या होता है, इथाक्राइनिक एसिड का साइड इफेक्ट होता है ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि बहरापन। यहाँ पे ये चीज अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं ये यहाँ पे देखिए साइड इफेक्ट आपको कुछ भी अलग से जो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको इतना याद रखना है कि सलाइन लॉस हो रहा है, पोटेशियम लॉस हो रहा है, लेकिन क्या क्या बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इसके बाद हिपेटोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी वगैरह हो रही है। अब यहाँ पे देखो ड्रग इंटरेक्शन, ये चीज याद रखना। लूप डायरेटिक को किनके साथ नहीं देते, इंटरेक्शन कॉज करती है, ठीक है। और इंटरेक्शन कौन से इंटरेक्शन शो करेंगे, तो यहाँ पे लूप डायरेटिक को अगर अमाइनो ग्लाइकोसाइड को, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कैनामाइसिन, अमीकासिन, है ना, ये सब क्या है आपके न्यूफर्माइसिटिन, ठीक है। तो ये सब आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड, सिस्टमिक एंड टॉपिकल दो होते हैं, मैंने आपको एंटीबैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के में कवर कराया था ये चीज़ें। तो एंटी फंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि लूप डायरेटिक प्लस अमाइनो ग्लाइकोसाइड अगर दिया जाएगा, यानी कि लूप डायरेटिक की कोई सी भी ड्रग, टोरेसामाइड, फ्यूमेटामाइड, इथाक्रेनिक एसिड, है ना, इसके बाद व्यूमेटानाइड, अगर इनको आप अमाइनो ग्लाइकोसाइड के किसी भी ड्रग के साथ देते हो, अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ देते हो, तो ये एडिटिव ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा। फिर से बहरापन यहाँ पे आ रहा है, और मेनली बहरापन ऑटोटॉक्सिसिटी किसका है, इथाक्रेनिक एसिड का, डायरेटिक में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लूप डायरेटिक को अगर सिफेलोस्पोरिन के साथ देंगे। अब आपको यहाँ एक चीज़ याद होगा कि जब हमने एंटीबैक्टीरियल शुरू किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था सिफेलोस्पोरिन क्लासिफिकेशन। वहाँ पे जनरेशन वाइज जो थी क्लासिफिकेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके हमने पांचों जनरेशन पढ़ी थी। प्रिम प्रोम आते हैं जिनमें, और अमित ने क्या बोला था हमने कि परी ने अमित से डिनर फिक्स किया ये बताने के लिए कि पढ़ना ज़रूरी, ये सारी ट्रिक्स थी उसके अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट जनरेशन से फेलोस्पोरिन थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग आती हैं ओरल एंड पेरेंटल के अंदर, तो वो यहाँ पे ड्रॉक्सिल वाली, लैक्सिन वाली, वो वाली ड्रग यहाँ पे लूप डायरेटिक साथ अगर आप दोगे तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, पूरी फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी किसी का एडवर्स इफेक्ट है, सॉरी साइड इफेक्ट है, तो वो होता है आपका एम्फोटेरेसिन बी,
ठीक है, वो किसका होता है, कौन सी ड्रग सबसे ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करती है, तो एम्फोटेरिसिन बी, ये चीज़ हमेशा याद रखना आप। और यहाँ पे कौन शो कर रहा है, लूप डायरेटिक के साथ अगर सेफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन दोगे तो एडिटिव नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करेंगे। ठीक है, ये ड्रग इंट्रैक्शन वाला पूरा हमारे यहाँ पे लूप डायरेटिक की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कवर करा दी है। इसके यहाँ पे मैंने कम कंटेंट कुछ इसलिए भी लिया है, एप्लीकेशन कराते टाइम ही नोट करा दिया था कि हम बहुत सी चीज़ें वहीं पे पढ़ ली थी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट था वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। आगे से इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है सारा मैंने डाला हुआ है। फिर भी अगर आप चाहें तो केडी त्रिपाठी बुक से रिविजन कर सकते हैं कुछ, अगर आप चाहें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। अगर थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कॉलेज वगैरह के, तो थोड़ा कंटेंट थ्योरी का पढ़ लेना आप लोग। ये बाकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम रहते हैं उनके लिए सफिशिएंट कंटेंट है ये। अब आगे हम बात करते हैं थायराइड डायरेटिक यूज एंड साइड इफेक्ट। थायराइड डायरेटिक्स में हम बात करते हैं, ये अगली कैटेगरी है डायरेटिक्स की। ये किसको इनिबिट करते हैं, ये इनिबिट करते हैं सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को। लूप डायरेटिक किसको इनिबिट करते थे, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को, और ये इनिबिट कर रहे हैं थायराइड सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैं आपको बीच बीच में रिवाइज इसलिए करा देती हूँ तब क्या भूले ना। ठीक है, मैं ज़्यादा बार हम जब कोई चीज़ को बोलते हैं ना तो हमें लर्न हो जाती है। ठीक है, हमें याद हो जाती है अपने आप ही, हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ मुझे, कौन सी साइड पे एक्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने ट्रिक बताया था ना, ट्रिक से याद करो। ये कौन सी देखो, कार ऑसम थी, जब हम फर्स्ट कार लेते हैं वो ऑसम रहती है। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ऑस्मोटिक आ गए आपके फर्स्ट साइड पे एक्ट करते हैं। सेकंड में क्या थी, सेकंड क्लास में लूप नाम की लूप डायरेटिक्स आ गए थे। थर्ड क्या थी, तो थर्ड टाइम हम कहाँ गए थे, थाईलैंड गए थे। कहाँ गए थे, थाईलैंड, यानी थायासाइड डायरेटिक जो है साइड थर्ड पे एक्ट करेंगे। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और पोटेशियम स्पैरिंग जो बचे हैं वो आखिरी जो लास्ट साइड है आपकी साइड फोर्थ। अब यहाँ पे यूजेस बात कर लेते हैं। तो यूजेस इसका जो होता है ना वो DHE होता है, या तो दह बोल दो या ढह बोल दो, कुछ भी आप कैसे भी याद कर सकते हो। मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो लर्न करने में, कोई भी ट्रिक बना सकते हो। तो यहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं डायबिटीज़ इंसिपिटस में। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिटस में। अब डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, यहाँ पे थोड़ा बेसिक हम कवर कर लेते हैं। एक तो होती है डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिटस। ठीक है, डायरेटिक्स के बाद जो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट या इसके बाद जो आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं हम उसमें डायरेटिक्स के बाद जो है डायबिटीज़ भी कवर करा दे। अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चंस कंटेंट अच्छा आता है, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काफ़ी कैरी करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक तो हो गया डायबिटीज़ इंसिपिटस, सेकंड क्या हो गया, हाइपरटेंशन। यहाँ पे भी हाइपरटेंशन सेम है, एडेमा सेम है। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिटस याद रखना है थायराइड के लिए। अब साइड इफेक्ट क्या होता है, इसमें जो भी साइड इफेक्ट होगा ना वो H से उसका सिंबल है, क्या है, हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम की कमी हो रही है, हाइपर यूरिसेमिया यानी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। सिर्फ इतना याद रखना है कि पोटेशियम का लेवल सिर्फ कम होता है, थायराइड में भी कम होता है, और कहाँ पे कम हो रहा था, लूप डायरेटिक्स में भी कम हो रहा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देखो ऑस्मेटिक डायरेटिक्स। ठीक है, ऑस्मेटिक डायरेटिक्स में आपको जो पढ़ना है, ये साइड फर्स्ट पे एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन की जो संरचना होती है उसमें, वो सारा आपको APHA में कंप्लीट करा दिया था। तो ये क्या कर रहे हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल में ऑस्मेटिक प्रेशर होता है ना उसको बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं यानी इंक्रीज कर देते हैं। अब इसका यूजेस क्या है, ये यूज़ किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कभी कभी, कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से, कुछ एरर्स की वजह से जो है ऊपर नीचे स्पेलिंग्स हो जाती हैं। बाकी उस पर ध्यान नहीं देना है, कंटेंट देखना है हमको। यूजेस क्या है इसका, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा। ठीक है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा में यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, और कहीं इसका जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया नहीं गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा में यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी आप यूज़ कर रहे थे ग्लाइकोमा में। अब इसका साइड इफेक्ट देख लेते हैं, हेडेचेस। अब ऑस्मेटिक डायरेटिक्स में जो ड्रग आती है ना उसमें एक ड्रग होती है मैनिटॉल। ठीक है, मैनिटॉल का मेनली जो एडवर्स इफेक्ट होता है ना वो हेडेक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको, हेडेक है ऑस्मेटिक डायरेटिक का साइड इफेक्ट मेनली किसका, ऑस्मेटिक में भी अगर सारी ही ड्रग के नाम दिए हुए हैं तो मैनिटॉल लगा के आएंगे। अब बात करते हैं पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स की। अच्छा,
स्टार्ट करने से पहले पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, क्योंकि इसके बाद जो है थोड़ा सा कंटेंट बचा है, खत्म हो रहा है हमारा डायरेटिक, यहाँ पे आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता हो, ये जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, अगर अच्छा लगता हो, कंटेंट हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, और कुछ भी आपकी मदद हो पा रही हो ना, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट है जो लॉकडाउन में अपने अपने घर में हैं या अपने अपने गांव में हैं, जिनके पास कॉलेज या कोई बुकलेट नहीं है पढ़ने के लिए, ताकि वो लोग अपनी स्टडी कर पाएँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें मिल पाए अपनी पढ़ाई के लिए। तो आपसे बस इतना ही कहना है, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने दोस्तों की मदद कीजिए। जिनके पास हमारे चैनल की लिंक नहीं है, आप उन्हें दे सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और आपको पता है कि आपका कोई फ्रेंड, अगर फार्मा से रिलेटेड कोई फ्रेंड है, वो पढ़ रहा है, तो उसको आप शेयर कर सकते हो, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, अगर वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, जीपेट की तैयारी कर रहा है, या फिर फार्मा की थ्योरी एग्जाम्स की ही तैयारी कर रहा हो, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड वीडियो तभी लाइक करिएगा जब आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे। अगर कंटेंट अच्छा ना लगे ना, तो तब तक लाइक नहीं करना जब तक हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड ना कराएं, ठीक है। हम बात करते हैं पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स की। यहाँ पे देखो, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक में दो कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो कैटेगरीज हैं, उनके अलग अलग ड्रग हैं। एक है स्प्रेनोलैक्टोन, ठीक है। स्प्रेनोलैक्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हो इसका, ट्रायमेट्रिन जीपेट में भी आ चुका है। तो स्प्रेनोलैक्टोन ये किसको इनिबिट करता है? एआईपी को, ठीक है। एआईपी को इनिबिट करता है, और यूजेस इसका होता है, ये पोटेशियम स्पैरिंग है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऊपर ही लिखा है। साइड इफेक्ट होता है हाइपर कैलेमिया। अच्छा, एक बात बताओ, अब तक हमने पढ़ा लूप डायरेटिक, थायाजाइड, क्या हो रहा था यहाँ पे? पोटेशियम का लेवल कम हो रहा था, ठीक है। हाइपोकैलेमिया था, ठीक है। ये वहां पे मैंने बोला था अलर्ट होके बैठना, तब समझ में आएगा कि कहाँ पे कम हो रहा है लेवल, कहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हाइपर कैलेमिया दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक क्या करते हैं, इसका साइड इफेक्ट होता है कि इसमें पोटेशियम का लेवल जो होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, हाइपर कैलेमियम। इसके बाद गायनेकोमस्टिया करते हैं, गायनेकोमस्टिया। इसके बाद हिर्सुटिज्म, जो हेयर लॉस प्रॉब्लम होती है ना, हिर्सुटिज्म, वो। इसके अलावा हेयर लॉस जो प्रॉब्लम होती है ना, मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, फेनिटोइन, जो फेनिटोइन होता है, उसका भी यही जो है साइड इफेक्ट होता है, हेयर लॉस वगैरह, हिर्सुटिज्म। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल का भी होता है हिर्सुटिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ और बता देती हूँ, हिर्सुटिज्म किसका होगा? मिनॉक्सिडिल, फेनिटोइन का। और गायनेकोमस्टिया होता है, जो होता है स्पर्म काउंट जो होते हैं मेल्स में, वो कम हो जाता है, ठीक है। स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं मेल्स में। तो यहाँ पे याद रखना कि गायनेकोमस्टिया और कौन कौन सी ड्रग करती हैं, तो एक सीमाटिडिन और कीटाकोनाजोल करके ड्रग होती है। सीमाटिडिन एंड कीटाकोनाजोल भी जो है स्पर्म काउंट कम करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना आप, इसी को बोलते हैं गायनेकोमस्टिया। अब बात करते हैं एमिलोराइड की, ठीक है। ये भी पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक की ड्रग है, एमिलोराइड एंड ट्राइमेट्रीन, ठीक है। एक चीज़ और, स्प्रेनोलैक्टोन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, जिसकी हाफ लाइफ एटलीस्ट 15 आवर्स होती है, 15 आवर्स होती है। तो याद रखना, जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो कैनड्रीनॉन होता है, ठीक है, कैनड्रीनॉन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट आप शायद क्लासिफिकेशन में मैंने इसको कवर कराया हुआ है, अगर नहीं भी कराया तो मैं भी बोल रही हूँ, आप नोट कर सकते हो कैनड्रीनॉन, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है जीपेट में, एक बार आ चुका था, वहां पे पूछा था कि एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, तो कैंट्रीनॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं एमिलोराइड एंड ट्राइमेट्रीन की। तो ये भी पोटेशियम स्पैरिंग है, यूज़ किया जाता है, पोटेशियम स्पैरिंग की तरह यूज़ किए जाते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपर कैलेमिया, यानी इसमें भी क्या हो रहा है, पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है, यानी आपको डायरेक्टली ये आएगा, या तो ड्रग के नाम दे देंगे स्पिरोलेक्टोन, या फिर एमिलोराइड ट्राइमेट्रिन, या आपको ये बोल देगा कि पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक क्या करते हैं, हाइपर कैलेमिया या हाइपोकैलेमिया। तो आपको याद रखना है हाइपर कैलेमिया पोटेशियम का लेवल बढ़ाते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा सेशन हो जाता है क्लोज। सारा ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हमने डायरेटिक का कंप्लीट करा दिया है, आज की सेशन यहीं तक थी। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो। आगे भी हम आपके लिए बेनिफिशियल जो अच्छा कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और एक बात और, राजस्थान फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले सभी लोग जो चाहते हैं कि उनको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो, या चाहते हैं कि हमारी और वीडियो कहाँ मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं, हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, शिक्षा फार्मेसी की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ पे राजस्थान का लिखा हुआ है, राजस्थान सीरीज, तो वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएंगे। अभी और भी वीडियो वहाँ पे डाले जाएंगे, फिलहाल 3 या 4 वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी डले हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। एंड
तैयारी करते रहिए, सीरीज़ हम लेके आएँगे, क्वेश्चंस की सीरीज़ भी आएगी राजस्थान के लिए, एमपी के लिए, तो तैयारी लगभग अपनी कंप्लीट रखिए और करते रहिए। कोई भी डाउट रहे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो और बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है या आप चाहते हो कि हम आपके कोई इंटरेस्टेड या डाउटफुल टॉपिक पे हम वीडियो बनाएँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम बिल्कुल वीडियो बनाएँगे, हमसे जितना आपकी हेल्प करने का हो सकेगा ना, हम उतना हेल्प करेंगे आपका। एंड जैसा कि यहाँ पे टैग लिखा हुआ है, मैंने आज एक नया टैग यहाँ पे डाला हुआ है कि आपकी सफलता की राहों में एक कदम शिक्षा फार्मेसी टीम की ओर से। तो यही चीज़ हम करना करेंगे और कर भी रहे हैं। तो आपका बस यही काम है कि वीडियो को पूरा देखें और जो जिन लोगों को ज़रूरत है फार्मेसी के वीडियो की या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उन तक हमारा वीडियो पहुँचा सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अपने अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।